हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हम लोग पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं यूरोप महाद्वीप पर। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप को पूरी डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और एक एक देश को निकाल कर प्रत्येक देश के बारे में जानकारी लेते हुए आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का लोकेशन कहाँ है, पहले इसके इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए, यह आपके सामने है पूरा विश्व का नक्शा और इधर हो गया एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। ठीक है। हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर आ चुका है या फिर पश्चिमी देशों की सभ्यता हमारे देश में घुस रही है। ठीक है। तो वही तो एशिया के कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है और ठीक अफ्रीका के ऊपर स्थित है। तो अब समझ में आ रहा है कि यूरोप कहाँ स्थित है। देखिए, यूरोप कहाँ स्थित है, एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के ऊपर यानी कि अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के प्रत्येक देश के बारे में जानकारी लेते चलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी लिया है। देखिए, यदि आपने एशिया महाद्वीप का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी होगी, वहाँ से जा के पूरी वीडियो को देख सकते हैं या फिर आ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे तो वहाँ पर वर्ल्ड मैप नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सभी वीडियो एक क्रम में लगे हैं, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं प्रत्येक देश को उठा करके प्रत्येक देश के बारे में जानकारी लेते हुए आएंगे। तो शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नक्शे में। देखिए, सामने आपके है यूरोप का नक्शा और यूरोप के नक्शे में जो पहला देश आता है यहाँ पर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। प्रत्येक देश, जितने भी देश हम बताएं उसकी राजधानी तुरंत बताएंगे। देश और उसकी राजधानी तो याद ही होनी ही चाहिए। ठीक है। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के ठीक बगल में है स्वीडन और स्वीडन के बगल में है फिनलैंड। तो पहले नॉर्वे के बारे में देखते हैं। देखिए, यह वाला जो देश है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जैसे अपने यहाँ हिमालय ऊंचा है। ठीक है। तो उसी तरह नॉर्वे भी ऊंचाई पर स्थित देश है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से जो सूर्य उगता है तो सबसे पहले इसे ही दिखाई देता है। सबसे पहले नहीं, मतलब कि अपने यहाँ सुबह में सूर्य दिखाई देता है और यहाँ पर अधिक ऊंचाई है, ऊंचाई होने की वजह से सूर्य जो है रात्रि में ही दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। किसे, नॉर्वे को। नॉर्वे को क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी है ओस्लो। अब देखिए, ओस्लो के बारे में दो तीन चीज़ें जान जाइए। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं किसके, नोबेल के, वह कहाँ से मिलते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कौन कौन से, जैसे किसका हो गया, साइंस का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है। जितने भी ये पुरस्कार हैं कहाँ से मिलते हैं, स्टॉकहोम से। और एक इकलौता पुरस्कार, शांति का पुरस्कार कहाँ से मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ठीक है। और देखिए, नॉर्वे जो है, नॉर्वे तो उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव नॉर्वे के ऊपर है, रूस के भी ऊपर है, साइबेरिया क्षेत्र, यह सब उत्तरी ध्रुव के पास में आते हैं। तो इस वजह से नॉर्वे तो बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने की वजह क्या है, यहाँ पर देखिए, इधर से अमेरिका साइड से चलती हुई आती है एक जलधारा और वह जलधारा है गर्म। ठीक है। उस गर्म जलधारा होने की वजह से नॉर्वे के जितने भी बर्फ़ जमे रहते हैं वे अधिकतर बर्फ़ पिघल जाते हैं और यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ठंड से राहत मिलती है, किस, इस गर्म जलधारा की वजह से। ठीक है। तो इस गर्म जलधारा की वजह से नॉर्वे जो है अधिक ठंडा नहीं हो पाता है और यहाँ पर थोड़ी ठंडी सी राहत मिल जाती है। तो नॉर्वे के बारे में हमने क्या क्या जाना। देखिए, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे ऊंचाई पर स्थित है, इसे कहते हैं मध्य रात्रि का देश। ठीक है। नोबेल का शांति का पुरस्कार कहाँ से मिलता है, ओस्लो से। बाकी वह 5 कहाँ से मिलते हैं, स्टॉकहोम से। अब देखिए, अगला देश है स्वीडन। यह वाला देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है। और स्वीडन का ही एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं किरुना क्षेत्र। किरुना क्षेत्र कहाँ पड़ता है, स्वीडन में। और यहाँ पर है लोहे का बहुत बड़ा भंडार। तो किरुना क्षेत्र में किसका भंडार है, लोहे का बहुत बड़ा भंडार है। और देखिए, स्वीडन क्षेत्र से हमारे, मतलब स्वीडन देश से हमारे देश में एक पद लिया गया, उसे, उस पद को क्या कहते हैं, लोकपाल का पद। ठीक है। तो यदि पूछ ले लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया, स्वीडन से। अगर स्वीडन ऑप्शन में न रहे
तो क्या ऑप्शन में दिया रहेगा? स्कैंडिनेवियाई देश। अब स्कैंडिनेवियाई क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद ही चर्चा कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर एक देश है फिनलैंड। देखिए ये वाला जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, यह है फिनलैंड। फिनलैंड पहले रूस का गुलाम था। हाँ, क्या था? रूस का पहले गुलाम था फिनलैंड। इसे 1917 में रूस की गुलामी से आज़ादी मिली और इसकी वजह से यहाँ पर एक रेखा खींच दी गई रूस और फिनलैंड के बीच में, जिस रेखा को कहते हैं मैनरहीन रेखा। ठीक है, पहले किसका गुलाम था? रूस का। यह किससे अलग हुआ है? रूस से। देखिए ठीक है, तो हमने 3 देश पढ़ा। कौन कौन से तीनों देश थे? यहाँ पर था नार्वे, नार्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अब देखिए इन तीनों देशों से होते हुए एक पर्वत गुजरता है और उस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत। ठीक है, स्कैंडिनेविया पर्वत के नाम पर ही इस तीनों देशों को संयुक्त रूप से कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्वत फैला स्कैंडिनेविया देश, उस नाते ही इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। जैसे काकेकस में काकेकस देश 3 थे, उसका नाम काकेकस क्यों पड़ा था? क्योंकि काकेकस पर्वत पर स्थित है, इसलिए उसे काकेकस देश कहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। यहाँ से क्या आया है? लोकपाल का पद आया है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत किन देशों में फैला है? 3 देशों में, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। जितने भी देश आते हैं उनकी राजधानी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो राजधानी याद करते हुए चलिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्वीडन और फिनलैंड के नीचे यह एक सागर पड़ता है। इस सागर को हम लोग कहते हैं बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। जबकि इधर है पश्चिम साइड में नॉर्थ सी, और नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, सी मतलब सागर। अब उत्तर सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फ्रांस और ब्रिटेन के उत्तर में पड़ता है, इसीलिए कहते हैं इसे उत्तर सागर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सागर हो गया बताइए? यहाँ पर हो गया बाल्टिक सागर, यहाँ पर हो गया नॉर्थ सी। अब देखिए बाल्टिक सागर से 3 देश सटे हुए हैं, यही तीनों देश हैं। तीनों देश का नाम क्या क्या है? इस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन? इस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। 3 देश हैं। यह तीनों देश रूस से ही अलग हुए हैं। अब कह रहे होंगे रूस से कितने देश अलग हुए हैं? देखिए रूस 1991 से पहले इसे हम लोग यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रूस इसे संयुक्त रूप से कहते थे। लेकिन 1991 में रूस जो है 15 भागों में टूटा। कितने भागों में? 15 भागों में टूटा। और 15 भाग कौन कौन से थे? देखिए 3 तो यही हो गए। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 देश ये हो गए और 3 काकेकस देश थे। काकेकस देश में कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और 5 देश हमने पढ़ाया था जब एशिया, तो उसमें पढ़ाया था हमने सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कितने देश थे? 5। पाँचों कौन कौन थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 5 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए और 3 काकेकस देश हो गए। कितने हुए? 5 3 8 3 11। और 3 और देश कौन से थे? मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। जब हम इसे आगे पढ़ाएंगे तो नीचे यहाँ पर दिखेगा मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, तो रूस जो है अभी मिलाकर कितने हुए? 5 3 8 3 11 3 14। और एक कौन है? एक स्वयं रूस। ठीक है, तो रूस कितने भागों में टूटा? 15 भागों में। 15 भागों में जान लिया हमने। काकेकस देश 3 और 3 यहाँ पर हो गए इस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। और 5 हो गए सेंट्रल एशिया में और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, तो रूस कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में टूटा था। कब टूटा था? 1991 में टूटा था। क्यों टूटा था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो शीत युद्ध चला था उसमें रूस इतना गरीब कंगाल हो गया। ठीक है, कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर करके यहाँ से अलग होना चालू किया, जिसकी वजह से रूस 15 देशों में टूट गया। अब तो रूस की कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइजन मारते हैं जो जो पढ़े हैं। देखिए नार्वे, नार्वे की राजधानी ओस्लो। फिनलैंड मतलब यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पर फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और फिर उसके बाद आता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से 3 देश सटे हुए हैं। कौन कौन से देश? एस्टोनिया। ठीक है, इसका नाम है एस्टोनिया, इसकी राजधानी तल्लीन। इसके बाद है लातविया, लातविया की राजधानी है रीगा। उसके बाद है यहाँ पर लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी यहाँ पर लिखा है विल्नियस। ठीक है, तो यह 3 देश के बारे में हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला देश यहाँ पर है जर्मनी। देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके बगल में है पोलैंड,
जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया तैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया था? 1939 ईस्वी में। अब देखिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया क्यों? देखिए जर्मनी का टारगेट था रूस, क्योंकि जो जर्मनी था इधर के जितने भी देश थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इन सबको धीरे धीरे जीत चुका था। अब जीतने के बाद जर्मनी ने क्या सोचा कि अब हम रूस को भी जीत लें, लेकिन रूस को तो डायरेक्ट आक्रमण कर नहीं सकता था क्योंकि रूस इससे था दूरी और रूस था पावरफुल। तो जर्मनी ने क्या किया, रूस से कहा कि अय रूस, तू हमको कुछ बोलना मत, हम जा रहे हैं पोलैंड पर आक्रमण करने, पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और पोलैंड को जीतने के बाद तुमको दे देंगे। रूस खुश हो गया, कहा कि हमको क्यों दोगे भाई, कुछ इसके बदले ज़रूर लोगे। तो जर्मनी ने कहा हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, पोलैंड को जीत जाएंगे और जीतने के बाद हम तुमको दे देंगे और बदले में तुमसे हमें क्या चाहिए? रूस ने कहा इतना कर रहे हो तो तुमको कुछ तो चाहिए होगा, क्या चाहिए? तो जर्मनी ने कहा हमको भाई कुछ मत देना, हमको बस 10 साल के लिए खाने का अनाज दे देना। जर्मनी कहा तुम्हारे पास तो इतना बहुत सारा जगह है, बहुत बड़ा देश हो तुम, तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीनें, हमको बस 10 साल खाने के लिए अनाज दे देना। तो रूस ने कहा बस इतनी सी बात? तो रूस ने इसे 10 साल खाने के लिए अनाज दिया और बदले में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद, जीतने के बाद रूस को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी की चाल। अब जर्मनी की यहाँ पर क्या चाल थी, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड को रूस को दे दिया तो रूस से कहा कि तुम अपनी आधी सेना यहाँ पर रख लो ताकि तुम्हारा इधर पकड़ मजबूत हो सके। तो रूस ने अपनी आधी सेना इधर रख लिया, कहाँ पर? पोलैंड में, और अपनी आधी सेना यहाँ पर रूस में सभी ओर रख लिया। अब जब रूस ने अपनी सेना पोलैंड में रखा तो जर्मनी को मिल गया मौका। तो जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और यहाँ पर जितनी भी रूस की सेना थी, क्योंकि अपने नज़दीक ही पा गया और नज़दीक पाने के नाते यहाँ पर किया विश्वासघात, और विश्वासघात करके यहाँ पर पोलैंड में जितनी भी रूस की सेना थी सबको नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद चल दिया रूस आक्रमण करने। देखिए जर्मनी की चाल देखिए। अब जर्मनी यहाँ पर रूस को हराने के बाद यहाँ चल दिया रूस में, रूस से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, रूस को जीतने के लिए, क्योंकि इसका सपना था रूस, क्योंकि जर्मनी चाहता था कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा ही नाम हो, हम ही रहें इस दुनिया में। तो चल दिया रूस को जीतने। लेकिन जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर, वही हिटलर की बात कर रहे हैं। तो हिटलर चल दिया रूस को जीतने, लेकिन हिटलर तो निकला लोल। हिटलर पढ़ा नहीं था जियोग्राफी। ठीक है, हिटलर जियोग्राफी पढ़ा नहीं था। जैसे ही इधर चला तो धीरे धीरे यहाँ पर ठंड का मौसम आने लगा। अब जानते हैं यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंड की मौसम की वजह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गया ठंड बढ़ती गई और हिटलर पीछे नहीं हटा, क्योंकि हिटलर जिस पर जूझ जाता था उसको लेकर रहता था। तो हिटलर पीछे नहीं हटा, हिटलर आगे बढ़ता गया, लेकिन ठंड की वजह से इतनी भयंकर ठंड पड़ी, रूस कहा ठीक है आओ तुमको हम बताते हैं। रूस धीरे धीरे पीछे हटता गया और जर्मनी आगे बढ़ता गया और ठंड की वजह से इसके जितने भी टैंक थे, टैंक के सारे पेट्रोल जमते गए, सैनिक मरते गए, पेट्रोल जमते गए, सैनिक मरते गए। ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी अपना फूड सप्लाई यानी खाना की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से जर्मनी की सेना यहाँ पर मरने लगी और मरने के बाद जर्मनी हारने की कगार पे पहुँचने लगा। जैसे ही जर्मनी कमज़ोर पड़ा, ठीक है, जैसे ही जर्मनी कमज़ोर पड़ा तो देखिए जर्मनी जैसे ही कमज़ोर पड़ा तो इधर से रूस क्या किया, आक्रमण करना स्टार्ट किया, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर सेना तो नष्ट हो गई थी। किससे? बर्फ़ से, आधी बर्फ़ से मरकर, आधी जो बचे हुए थे बर्फीले तूफान आए मार दिए, बचे हुए को रूस ने मार दिया। फिर उसके बाद क्या किए, इधर जर्मनी पर इधर से रूस ने चढ़ाई करना शुरू किया और इधर से अमेरिका और ब्रिटेन कंट्री ने इस पर जर्मनी पर आक्रमण करना शुरू किया और बीच में जर्मनी दब गया मतलब जर्मनी बुरी तरीके से हारने की कगार पे आ गया और बुरी तरीके से हारने लगा, क्योंकि इधर से अमेरिका और ब्रिटेन इधर से धो रहे हैं और इधर से आ गया रूस। अब जर्मनी क्या किया, अपने हार के कारण, शर्म के कारण आ गया एक बंकर में आ करके अपने और अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ ज्वाइंट सुसाइड कर लिया। कौन? हिटलर एक बंकर में आकर अपने पत्नी ईवा ब्राउन और स्वयं सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से जर्मनी के तानाशाह हिटलर का अंत हुआ। ठीक है, तो हिटलर के बारे में तो इतना आप लोगों ने जाना। और देखिए जर्मनी को विजय करने के बाद, ठीक है, जर्मनी शुरुआती दौर में तो बहुत बड़ा था, अब न छोटा हो गया है। तो जर्मनी की विजय करने के बाद बीच में एक दीवार बना दी गई, जिस दीवार के नाम रखा गया बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार के पूर्व साइड में रूस ने कब्जा कर लिया और पश्चिम साइड में यूएसए ने कब्जा कर लिया।
अब देखिए, कब्जा करने के बाद ये लोग अपना राजपाट मतलब अपना काम चला रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता ने विद्रोह करना शुरू किया कि हमारा जर्मनी खाली करो, हमारा जर्मनी खाली करो। तो क्या हुआ कि देखिए 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में जो है जर्मनी ब्रिटेन और मतलब कि रूस और यूएसए से मुक्त हुआ, यानी कि जर्मनी अपना आज़ाद कब हुआ 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो समझ सकते हैं जर्मनी कितनी बाद में आज़ाद हुआ और इस समय कितना विकसित है, कितना आगे है सबसे। ठीक है, तो जर्मनी आज़ाद कब हुआ 1989 ईस्वी में। जैसे ही जर्मनी आज़ाद हुआ बीच की दीवार गिरा दी गई और पूरे पर जर्मनी का कब्जा हो गया, तब से एक जर्मनी स्वतंत्र देश के अस्तित्व में आया। ठीक है, इतनी कहानी तो आप लोगों ने सुन लिया। अब जर्मनी में क्या क्या प्रमुख है जर्मनी के बारे में जानते हैं। देखिए, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और जर्मनी का अंतिम एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और जर्मनी में यहीं पर दो क्षेत्र प्रमुख हैं। क्षेत्र का नाम है रूर तथा सार। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर और सार प्रसिद्ध कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कोई फॉरेस्ट मतलब जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो अधिकतर भाग कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी पे। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। और यहाँ पर मतलब जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन नदी है, राइन नदी। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। सबसे लंबी नदी राइन जर्मनी की है। और कील नहर किनको विभाजित करता है, तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। देखिए, यह उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, यहाँ पर है कील नहर। तो कील नहर किसको विभाजित करता है, उत्तर सागर तथा बाल्टिक सागर को। और देखिए, जर्मनी का एक शहर है यहाँ पर कोलोन, दिख रहा होगा कोलोन। कोलोन जो है मोटर वाहन उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह जर्मनी में कौन है, कोलोन। और जर्मनी में है स्टुअरगार्ड एक शहर है जर्मनी में, जिस पर मैडम भीखाजी कामा ने 1917 ईस्वी में पहली बार तिरंगा झंडा भारत का कहाँ फहराया गया था, जर्मनी के स्टुअरगार्ड शहर में। किसने फहराया था, मैडम भीखाजी कामा ने। कब, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तिरंगा फहराया था। और जर्मनी में एक शहर यहाँ पर दिख रहा होगा, म्यूनिच। यह भी जर्मनी का एक बड़ा शहर है, अक्सर दे देता है एग्जाम में मिलाने के लिए कि यह शहर कौन सा शहर कहाँ का है। तो जर्मनी में हमने कितने शहर देखा, देखिए यहाँ पर कोलोन शहर, यहाँ पर स्टुअरगार्ड शहर और यहाँ पर म्यूनिच शहर। म्यूनिच शहर किसका है, जर्मनी का। ठीक है, तो इतने देश के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं आगे। देखिए, यह है पोलैंड, ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, यह पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सा। ठीक है, यह वही पोलैंड है जिस पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, वर्साय। देखिए, वर्साय दो जगह नाम आएगा। वर्साय एक फ्रांस में है जिसे हम वर्साय का महल कहते हैं, लेकिन वर्साय क्या है, यहाँ पर पोलैंड की राजधानी है। जबकि अगर वर्साय का महल पूछ दे तो वह कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, और देखिए पोलैंड के ऊपर एक छोटा सा यह येलो कलर वाला भाग दिख रहा होगा, इसका नाम है कालिनग्राड। इस पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। अब रूस यहाँ से कैसे आ गया लेने, देखिए जब जर्मनी ने पोलैंड को जीत करके रूस को दिया था, तो रूस ने पोलैंड पर तो कब्जा कर ही लिया और उसके बाद यहाँ पर कालिनग्राड पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जब पोलैंड स्वतंत्र देश के अस्तित्व में आया तो रूस तो यहाँ से भाग गया, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो कालिनग्राड है, यहाँ पर अपना परमाणु और मिसाइल वगैरह सब यहीं पर रखा था। अब जब पोलैंड कहा कि हमारा एरिया दो, तो रूस ने कहा चुपचाप रहो बाबू, अगर तुम ज़्यादा हेनते मतलब 3-5 करोगे तो हम इसका जो यहाँ पर मिसाइल लगाएं, इसका रिमोट हमारे पास है, दबा देंगे, पोलैंड सहित तुम भी मतलब कालिनग्राड सहित तुम भी ख़त्म हो जाओगे। तो पोलैंड ने कहा नहीं नहीं भाई, रखे रहो। तभी से यहाँ पर जो कालिनग्राड शहर है इस पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। तो समझ में आ गया होगा इसके इसके पीछे की कहानी। ठीक है, और पता होगा कि 1939 ईस्वी में जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इतने देश के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं अगले देश। अगला देश कौन सा है, यहाँ पर देखिए डेनमार्क। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, राजधानी तो याद हुई कि नहीं। देखिए यहाँ पर के ओस्लो, ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। यहाँ पर स्टॉकहोम किसकी राजधानी, स्वीडन की। हेलसिंकी किसकी राजधानी, फिनलैंड की। यहाँ पर तीन थे बाल्टिक देश। यहाँ पर जर्मनी की राजधानी पोलैंड। यहाँ पर मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वर्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा देश है, डेनमार्क। देखिए डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है राजधानी, कोपेनहेगन। देखिए यह तो देश बहुत है छोटा, लेकिन यहाँ पर पड़ेगा उत्तर अमेरिका के पास एक द्वीप ग्रीनलैंड।
यह देश तो छोटा है, लेकिन जो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क जो है डेनमार्क ग्रीनलैंड द्वीप जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम इसे नक्शे में दिखाएंगे कैसे। देखिए, ये रहा डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और यह जो ग्रीनलैंड दिख रहा है यह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। लेकिन अगर इसे भौगोलिक रूप से देखें तो देखिए, यह है उत्तर अमेरिका, और उत्तर अमेरिका में ही भौगोलिक रूप से आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है? डेनमार्क का। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक बार सभी देशों को हम रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला देश है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ पर है स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उसके बाद यहाँ पर 3 बाल्टिक देश आ जाएंगे, कौन? एस्टोनेविया, लातविया, लिथुआनिया। किससे अलग हुए हैं? रूस से अलग हुए हैं। रूस से कितने देश टोटल अलग हुए हैं? 15 देश अलग हुए हैं। 3 काकिकस से, और 3 बाल्टिक से, 5 सेंट्रल एशिया से, और 3 मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या हमने बताया? बर्लिन। जर्मनी का यहाँ पर म्यूनिच शहर सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर कोलोन शहर मोटर वाहन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जबकि वर्सा का माल कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझा। अब देखिए, डेनमार्क के बारे में एक चीज़ छूट रहा है। देखिए, ये डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और यहाँ की एक गाय प्रसिद्ध है। उस गाय का क्या नाम है? होलिस्टीन गाय। होलिस्टीन गाय यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध गाय, क्योंकि यह 100-100 लीटर दूध देती है, एक दिन में 100 लीटर। अपने यहाँ की गाय कितना देती है? 5 लीटर। और 5 लीटर देने के बाद भी बहुत ही, मतलब अपने यहाँ की गाय कितनी दूध देती है? 5 लीटर। और 5 लीटर देने के बाद भी ऊपर से लात मारती है, और लात तो मारती है, 5 लीटर दूध भी देती है। एक तो कम दूध देती है, और दूसरे 6 महीना में भी सूख जाती है। ठीक है, तो गाय कहाँ की प्रसिद्ध है? जर्मनी, डेनमार्क की। डेनमार्क की कौन सी गाय? हेलोस्टीन गाय। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इस गाय को भारत में लाया जाए। तो देखिए, यदि इस गाय को हम भारत में लाते हैं तो यह गाय यहाँ के जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएगी, क्योंकि डेनमार्क में पड़ता है बहुत कड़ाके की ठंड, और ठंड के होने की वजह से यहाँ की गाय की नस्लें दूसरी हैं। ठीक है, तो यहाँ की गाय की नस्ल दूसरी है, इसलिए यहाँ की दूध ज़्यादा देती है। हालांकि अब इन नस्लों के गाय भी भारत में पाए जाने लगे हैं, जो कि बहुत सारे दूध देते हैं भारत में। तो ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया हो गया। देखिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ की कौन सी गाय? होलिस्टीन, दूध बहुत ज़्यादा देती है। और इसकी राजधानी कोपेनहेगन में ही जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन अक्सर होते रहता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का अधिकतर सम्मेलन कहाँ होता है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तो हमने इतना पढ़ा, और अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक सूचना। देखिए, आप लोग को यदि एशिया महाद्वीप भी डिटेल से इसी तरह पढ़ना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर चले जाइए। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए नीचे लाल कलर की घंटी बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब की, उसे सब्सक्राइब कर लिए, और बगल में घंटी बनी आएगी, उस पर भी क्लिक करके आल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।